नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 6 फरवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। आज 6 फरवरी हो गया है और 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, तो कृपया ढंग से पढ़िएगा। मेंस के लिए पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा अभी के जो 60 दिन हैं, और उसके बाद के जो बाकी दिन होंगे 100 से अधिक दिन, वो आप केवल और केवल प्रीलिम के लिए दें, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम अब बिल्कुल ही अलग लेवल का होगा। 72 जो होगा वो 71 से भी ज़्यादा कठिन हो सकता है प्रीलिम एग्ज़ाम, क्योंकि बीपीएससी का हर साल ही पैटर्न बदल रहा है। मुझे जैसी आशंका है कि 71 के बाद से शायद बीपीएससी मेंस का भी पैटर्न में परिवर्तन हो। बीपीएससी मेंस में भी यूपीपीएससी के जैसे यूपीएससी के जैसे ही जीएस के 4 पेपर ऐड किए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही है। खैर, जो भी होगा उसके हिसाब से ही तैयारी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल है, इसे तो हम लोग इग्नोर करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग सबसे पहले न्यूज़ में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये कोल्ड वॉर के समय का वह संधि है। कोल्ड वॉर के समय जो था वो बहुत ही बड़ा अविश्वास से भरा हुआ समय था। अविश्वास का मतलब रूस और अमेरिका के जो पक्ष थे वो दोनों पक्ष कौन कौन से हथियार डेवलप कर रहे हैं, कहीं कोई परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा है, इस तरह की चीज़ों का समय था वो। तो इसलिए इन देशों ने, ख़ासतौर से रूस और अमेरिका ने उस समय एक ट्रीटी साइन किया था कि हम जो हथियार बना रहे हैं या हमारे जो परमाणु संयंत्र हैं उसका आप निरीक्षण करेंगे और हम भी आपका निरीक्षण करेंगे। तो ये संधि अब 2026 में 2 फरवरी को ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद से अविश्वास का माहौल तो अभी भी है ही, क्योंकि रूस और यूक्रेन का प्रतिद्वंद्विता भी चल ही रहा है। उसके साथ साथ यूरोप और रूस के बीच में भी अविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण से माना जा रहा है कि इस संधि के समाप्त होने के बाद से फिर से पूरे दुनिया में, ख़ास तौर से रूस और अमेरिका के बीच में हथियारों को लेकर के फिर से कंपटीशन शुरू हो सकता है। अमेरिका ने मांग की है कि अब इसी प्रकार के संधि में चीन को भी शामिल किया जाए, क्योंकि चीन जो है वो भी बड़े स्तर पर हथियारों का निर्माण कर रहा है, तो उसे भी क्यों ना इस संधि में शामिल किया जाए। इसी टॉपिक से हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये टॉपिक आपके प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है, मेंस में GS 1 पेपर करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है और GS 2 पेपर में भी पूछा जा सकता है। देखिए क्या है ये टॉपिक, क्या न्यूज़ बनाया इंडियन एक्सप्रेस ने। द हिंदू ने बनाया द एंड ऑफ न्यू स्टार्ट एंड न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर राइवलरी। न्यूक्लियर राइवलरी का फिर से नया दौर शुरू हो रहा है। आपको एक चौंकाने वाला खबर सुनाता हूँ मैं। चीन में जो हाई कमांड के जनरल्स थे, मतलब एक तरीके से मानिए कि आर्मी प्रमुख, क्योंकि वहाँ पर CCP जो होता है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक छोटा सा समिति होता है, जिस समिति में शी जिनपिंग जो हैं प्रमुख होते हैं। उसके बाद आर्मी जनरल्स होते थे। इनमें से 2-3 को पर्ज किया गया, हटाया गया, उनके ऊपर में आरोप लगाए गए। तो इसी में एक चीज़ और पता चला, ये चीज़ कोट किया ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दिया था। ब्लूमबर्ग बहुत ही प्रमुख दुनिया की मीडिया संस्थान है। उसने रिपोर्ट दिया था कि चीन ने जो रॉकेट फोर्स बनाया था और ऐसे मिसाइल जो भारत की तरफ घुमा करके तैनात किए गए थे, उन रॉकेट फोर्स में फ्यूल की जगह पर पानी भरे हुए थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फ्यूल की जगह पर पानी भरे हुए थे। यानी कि वो जो बड़े बड़े हथियार दिखाए जाते हैं, वास्तविकता में वो CCP की, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और वहाँ की जो सेना है, उसकी कमजोरी को छिपाने के लिए दिखाए जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सामने आया है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको, अविश्वास का माहौल है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो ऐसे में न्यू स्टार्ट ट्रीटी जैसे संधियों का ख़त्म होना पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन करके सामने आ रही है, क्योंकि इससे हथियारों की होड़ बढ़ेगी। फिलहाल में ही दुनिया में जितने न्यूक्लियर हथियार हैं वो पृथ्वी को 10 बार पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन और भी ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार बनाए जा सकते हैं। ख़ास तौर से चीन को भी इस संधि में शामिल करने के लिए US ने कहा है कि हम चीन को भी इस संधि में शामिल करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो संधि एंड हो रहा है, नए संधि की कहीं पर कोई बातचीत भी नहीं देखी गई है। तो न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई है। 5 फरवरी को हुआ है, जो अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार को सीमित करने वाला
अंतिम द्विपक्षीय समझौता था, अंतिम बायलिटरल ट्रीटी था, जिसमें ये दोनों देश कुछ भी न्यूक्लियर हथियारों को ज़्यादा नहीं बना रहे थे, या बनाते थे तो एक दूसरे देश को जानकारी देते थे। जैसे आज भी भारत और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी साल में एक बार, कितना भी खराब रिलेशन हो जाए, साझा जरूर करते हैं। भारत भी लिस्ट देता है कि हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, और पाकिस्तान भी लिस्ट देता है कि हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स बने हुए हैं। न्यूक्लियर साइट्स का मतलब न्यूक्लियर हथियार नहीं, परमाणु संयंत्र स्थापित हैं। कोई भी ये संयंत्र हो, चाहे नाभिकीय पर्पज से हो या किसी और पर्पज से हो, हम उसकी जानकारी आपस में साझा करते हैं, ताकि युद्ध के समय में कहीं गलती से कोई इस प्रकार की जगहों पर हिट ना कर दे, ठीक, और अविश्वास का माहौल जो है वो उत्पन्न ना हो। इसी प्रकार से ट्रीटी था इन दोनों के बीच में भी। तो ये ट्रीटी समाप्त हो रही है। यह समाप्ति परमाणु प्रतिद्वंद्विता के नए युग की शुरुआत का संकेत देती है, जहां कोई बाध्यकारी सीमाएं नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, निरीक्षण और विश्वास की कमी से एक नए हथियार के दौर जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। यही इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और निरीक्षण नहीं होगा। एक दूसरे के साइट विजिट करते थे दोनों देशों के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट जो थे, जिससे क्या होता था, एक ट्रस्ट का माहौल बना हुआ रहता था। अब वो ख़त्म होने से दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता होड़ मच सकती है, और यही दोनों देश नहीं, दुनिया की और भी देशों में होड़ मच सकता है हथियारों का। जैसे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हमने अपने डिफेंस बजट में 15% का इंक्रीमेंट किया है। क्यों किया है ये? क्योंकि हमें लगा कि चैलेंजेज हमारे लिए और भी ज़्यादा बड़े हैं जितना हम अभी तक आकलन कर रहे थे, इसलिए हमने अपने बजट में बढ़ाया। तो ठीक है, अच्छी बात, हमारे देश के सुरक्षा के लिए तो सही है, लेकिन एक प्रकार से देखिए कि दुनिया में हथियारों की होड़ को बढ़ावा ही देगा। पाकिस्तान भी अपने बजट को बढ़ाएगा भी आने वाले दिनों में। इससे क्या होगा, दुनिया भर में हथियारों की जो होड़ है वो बढ़ेगी। मुख्य अवधारणा क्या क्या है? तो न्यू स्टार्ट एक द्विपक्षीय संधि थी जो अमेरिका और रूस के रणनीतिक परमाणु हथियारों का सत्यापन योग्य सीमाएं लगाती थी, जिनमें तैनात वॉरहेड्स को 1550 तक सीमित करना था। सालाना 18 ऑन साइट निरीक्षण करना था। 18 ऑन साइट निरीक्षण का प्रावधान किया गया था। इसमें डेटा एक्सचेंज करना था। जैसे भारत और पाकिस्तान लिस्ट साझा करते हैं भाई कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आपके यहाँ पर ये चीज़ें हैं। मुद्दों को हल करने के लिए आयोग शामिल था। यह म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की अवधारणा पर आधारित था कि हम दोनों को बर्बाद कर सकते हैं, इसकी अवधारणा भी थी इसमें। इसलिए हथियार ज़्यादा ना बनाएं, और अगर बनाएं तो पूरी तरीके से जानकारी दें। इस नज़रिए से इसको शुरू किया गया था। लेकिन अब जब कोई कानूनी सीमाएं नहीं होंगी तो क्या सोर्स रह जाएगा डेटा इकट्ठा करने का? तो सैटेलाइट इमेजनरी और एक पक्षीय तरीक़ों से निर्भरता बढ़ जाएगी। यानी कि सैटेलाइट पर और जो पिक्चर वगैरह या क्या बोलते हैं उसको, वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, सुनी सुनाई बातें या मीडिया में आधी अधूरी बातें आई, उसी से केवल पता चल पाएगा। ठीक, जो वेरीफाइड सोर्स था, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट साझा होता था, वो चीज़ बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये है बहुत बड़ा चैलेंज मानवीय, जो सोचिए कितना बड़ा चैलेंज है कि कितने हथियार किसके पास में, ये पता ही नहीं होगा। कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो न्यू स्टार्ट अमेरिका रूस के बीच 2010 में हस्ताक्षरित संधि है। इससे पहले कई सारे संधियां थी, जो जब खत्म हुई तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन किया गया था, जो रणनीतिक आक्रामक हथियारों को सीमित करती थी। 2011 में लागू और 2026 तक विस्तारित किया गया था। ये कोल्ड वॉर के समय से चला आ रहा था और बार बार उसे रिन्यू किया जा रहा था, लेकिन अभी तक इस बार उसको रिन्यू नहीं किया गया है। तैनात वॉरहेड्स, इसमें सब चीज़ों की संख्या बताई जाती थी। ऑन साइट निरीक्षण, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसे रूस का अवगार्ड और न्यू स्टार्ट की परिभाषाओं के बाहर हो सकता है। ऐसे हथियार भी बने हैं जो न्यू स्टार्ट के परिभाषा से ही बाहर थे, जिन पर निरीक्षण की बात ही नहीं की गई थी। जैसे हाइपरसोनिक हथियार बनाए जा रहे रूस के द्वारा, न केवल बनाए गए बल्कि उसका उपयोग भी यूक्रेन में किया गया। और हाइपरसोनिक हथियार को कोई भी दुनिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता है, यहाँ तक कि उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि उसको डिटेक्ट करना और रोकना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभी तक तो नहीं कहीं पर भी रोका गया है या उसको डिटेक्ट किया गया है। P5 ग्रुप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी US, रूस, चाइना, UK, फ्रांस जो परमाणु मुद्दों पर चर्चा करते हैं,
इनमें केवल रूस और अमेरिका ही शामिल था। अब जो बात हो रही है कि इसमें चीन को भी शामिल क्यों न किया जाए, वो भी तो बड़े स्तर पर हथियारों का निर्माण कर रहा है। उदाहरण के लिए रूस के नवीन हथियार सामर्थ्य हेवी आईसीबीएम और अवगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो न्यू स्टार्ट के तहत गिने गए, लेकिन पोसाइडन और ब्यूवेस्तनिक ये क्या है, इसको अलग से याद रखिएगा। इसको भले पूछे ना पोसाइडन के बारे में, लेकिन इसके बारे में पूछेगा आपसे। ये दुनिया का ऐसा अजूबा हथियार है जिसकी रेंज जो है वो अनलिमिटेड है। जैसे अग्नि 5 है हमारा 10,000, 12,000, 5,000, ब्रह्मोस का 500 किलोमीटर, ये रेंज है हथियारों के। लेकिन ये इस तरह का हथियार रूस ने बनाया जिसकी रेंज अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी वो कभी भी वॉर कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये बड़ा ही अद्भुत सा है और दुनिया में भी एक ही देश के पास में है, वो है रूस के पास में। तो इस प्रकार के हथियारों को स्टार्ट ट्रीटी में नहीं शामिल किया गया था। इसके अलावा भी चिंताएं हैं, जैसे चीन को लेकर के चिंताएं हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर के चिंताएं हैं। अनौपचारिक रूप से रूस ने 2025 में 1 वर्ष के लिए सीमाओं का पालन करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अमेरिका ने इसे अस्वीकार कर दिया था। वैश्विक प्रभाव, यूएन प्रमुख ने इसे ग्रेव मोमेंट कहा है जो मिसकैलकुलेशन के जोखिम को बढ़ाता है। तो ये पूरा टॉपिक है जिसको आपको समझना चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि अब ट्रीटी तभी साइन होगा जब इसमें रूस, चीन और अमेरिका तीनों ही शामिल हों। ठीक है। और इसके अलावा हथियारों के अलावा इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नए टेक्नोलॉजी पर बने हथियारों को भी शामिल करना चाहिए, तभी जाके हम इस ट्रीटी पर साइन करेंगे। तो ये चैलेंज आ रहा है। क्या था ये इशू, वो भी समझा दिया है मैंने आपको। पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही बड़ा और न्यूज़ है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। ये हमारे देश के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रूप से जो हम डेवलप कर रहे हैं उसका एक जीता जाता प्रमाण है। देखिए क्या है वो न्यूज़। यहाँ पर ये न्यूज़ दिया हुआ है कि इंडिया जीसीसी इस चीज़ पर राज़ी हो गए हैं कि अब ट्रेड डील पर बात करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमने हाल ही में ईयू के साथ में ट्रेड टॉक किया है, अमेरिका के साथ में हमने सो कॉल ट्रेड डील साइन किया है, ओमान के साथ हमने किया है, यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, ये लिस्ट बहुत बड़ा है। इतने सारे देशों के साथ, संगठनों के साथ हमने ट्रेड डील साइन किया है। अब हमारे पड़ोस में एक बहुत ही बड़ा संगठन है जिसका नाम है जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इसके साथ हमने आधिकारिक स्तर पर अब ट्रेड डील के बात करना शुरू कर दिया है। दरअसल में इसके प्रमुख मेंबर्स में से जैसे यूएई, ओमान के साथ में तो हमारा ट्रेड डील है ही, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि पूरे पूरे ब्लॉक के साथ एक साथ ट्रेड डील किया जाए। तो ये ज़रा हम लोग समझेंगे जीसीसी क्या है, क्या इसके महत्व हैं, इसको तो समझेंगे ही हम लोग, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी, क्योंकि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है ये आर्थिक रूप से समृद्ध इलाका है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम यहाँ से तेल इत्यादि चीज़ें तो खरीदते ही हैं, लेकिन हम इनको बेचते भी बहुत सारा उत्पाद हैं, जैसे टेक्सटाइल, खाद्य वस्तुएं, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, यहाँ से बड़ी मात्रा में हम यहाँ पर बेच करके हम आते हैं, जिसके कारण से हमारा इस एरिया से सामान्य तौर पर ट्रेड सरप्लस रहता है। लेकिन वो ट्रेड सरप्लस को और भी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं अगर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ हमारे ट्रेड डील साइन हो जाते हैं। तो ज़रा देखिए गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल क्या है, इसका क्या महत्व है हमारे लिए, और ट्रेड डील जब साइन होगा तो क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। एक एक करके ज़रा इस सभी इशू को समझते। खाड़ी सहयोग परिषद इसको कहा जाता है। यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। 2-3 दिन पहले मैंने इसकी न्यूज़ को आपको पढ़ाया था, जब खाड़ी सहयोग परिषद के जितने भी सदस्य मेंबर हैं, इन सभी में से मैक्सिमम मेंबर्स के फॉरेन मिनिस्टर या उनके फॉरेन मिनिस्टर के प्रतिनिधि के रूप में कोई न कोई यहाँ पर शामिल होने आए थे भारत में। और दिल्ली डिक्लेरेशन भी जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि क्षेत्रीय शांति, आतंकवाद, गजा को लेकर के 2 स्टेट थ्योरी, इन सभी चीज़ों पर बातचीत हुई है। और दिल्ली डिक्लेरेशन भी जारी किया गया है जो मैंने आपको पढ़ाया था। वहाँ से प्रीलिम और मेंस दोनों में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सीधा सीधा सवाल मेंस में पूछेगा कि जीसीसी और भारत के विदेश मंत्रियों का हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई है, इस संदर्भ में दिल्ली डिक्लेरेशन की चर्चा करें।
बस बात खत्म। अब चर्चा कीजिए। जैसे डीएसओ में उसने पूछा है, ये नहीं बताया कि कहाँ पर हुआ है, उसने पूछा है कि नवंबर 2025 में संपन्न हुए G20 बैठक के बारे में बताएं। बस इतना सा सवाल दिया है। डीएसओ मेंस का पेपर उठा करके देखिएगा, GS1 में आपको दिखेगा। इसी प्रकार से दे सकता है कि जनवरी 2026 में फरवरी 2026 में संपन्न हुए भारत और जीसीसी विदेश मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में चर्चा करें। तो अब लिखिए आप, इसमें कौन कौन से हैं? तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को एकजुट करता है। यह 25 मई 1981 को अबू धाबी में स्थापित किया गया था। मुख्य रूप से ईरान इराक युद्ध के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण से इसे स्थापित किया गया था। ईरान इराक युद्ध जब शुरू हुआ था, शिया सुन्नी के दरअसल में युद्ध था ये, तो उसी दौरान इसको शुरू किया गया था। जीसीसी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सैन्य मतलब मिलिट्री, सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंधों को बढ़ावा देता है। ये हर दृष्टिकोण से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हर दृष्टिकोण से आपस में सहयोग की बात करता है। हाल के विकास में जो हाल फिलहाल में देखे गए उसमें एआई, डिजिटल इकोनॉमी, राष्ट्रीय रणनीति, सुरक्षा अभ्यास जैसे अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी सुरक्षा अभ्यास है इनका, यूरोपीय संघ के कॉरपोरेट स्थिरता कानून पर चिंताएं शामिल हैं। इन सभी को लेकर के इसने एकजुट होकर के कई सारे इशूज़ को रेज किया है। किसने? तो जीसीसी ने, जिसका क्या नाम है? तो खाड़ी सुरक्षा सहयोग परिषद, खाड़ी सहयोग परिषद इसका नाम है। ओके। जीसीसी क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विविधीकरण और वैश्विक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये टर्मिनोलॉजी जो है ये सजा के बस सुनने के लिए अच्छे अच्छे नहीं दिए हुए हैं, इसको आप लिखते हैं आंसर में, लिखना पड़ता है कि जीसीसी क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विविधीकरण और वैश्विक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करता है। बड़ी बड़ी बातें इस संगठन के बारे में कही गई हैं, लेकिन इस संगठन की बहुत सारी कमजोरियां भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जीसी एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधन है जो सदस्य देशों के बीच एकीकरण इत्यादि को बढ़ावा देता है, और इसका चार्टर भी बनाया हुआ है जिसके तहत यह काम भी कई सारे करने का प्रयास तो कम से कम करता ही है भाई। खाड़ी सहयोग परिषद 6 अरब देशों का क्षेत्रीय संघ है जो क्या क्या काम करता है वो पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इससे काम के कुछ उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो आर्थिक एकीकरण 1983 में मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में इसने जीसीसी को स्थापित किया गया। 2003 में सीमा शुल्क संघ एक बनाया गया जीसीसी के तहत में। 2008 में सामान्य बाजार की स्थापना की गई, किसमें? तो जीसीसी के तहत ही। सैन्य सहयोग, पूरा जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप शील्ड फोर्स 2011 बहरीन में अरब स्प्रिंग के दौरान तैनात किया गया था। अरब स्प्रिंग क्या है? तो दरअसल में अरब स्प्रिंग कहा जाता है अरेबियन प्रायद्वीप के एरिया में, और अरेबियन कल्चर वाले देशों में तानाशाही प्रवृत्ति या राजशाही तंत्र वहाँ पर स्थापित थे, तो उसको उखाड़ करके लोकतांत्रिक ढांचे को स्थापित जब किया गया तो उसी को लेकर इस पूरे एरिया में ही क्रांति हो रही थी, जिसको अरब स्प्रिंग नाम दे दिया गया था, जिसके तहत मिस्र में तख्ता पलट हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये अरब स्प्रिंग के दौरान इन सभी देशों ने मिलकर के एक सेना तैनात की बहरीन में, ताकि बहरीन में अरब स्प्रिंग ना घटित हो। हालिया शिखर सम्मेलन 46वां सुप्रीम काउंसिल सेशन 2025 बहरीन में, जहां सकीर घोषणा जारी की गई है। ये भी याद रखिएगा, ये जीसीसी की घोषणा है जिसके बारे में आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैश्विक साझेदारी, ईयू के साथ 1989 का सहयोग समझौता, 2022 में रणनीतिक साझेदारी भी साइन किया गया है। और अब इसी के संगठन के साथ में हमने फॉर्मली यानी कि औपचारिक स्तर पर अब ट्रेड डील पर हमने बात करना शुरू कर दिया है। हमने ट्रेड डील पर इससे बहुत पहले से बात करने की कोशिश की, 2003-04 में भी कोशिश की थी, 2012-13 के आसपास भी, 2022 में भी कोशिश की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यह ट्रेड डील साइन हो जाए, क्योंकि वैश्विक परिस्थिति ही ऐसी है जिसमें ट्रेड डील आसानी से साइन हो रहे हैं, क्योंकि सब सताए हुए हैं अमेरिका के, और सब चाह रहे हैं कि कोई बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर हो, तो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का कुछ तो लाभ हमें मिलेगा, तो वही लाभ मिल रहा है हमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट साइंड फॉर फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। नागालैंड के ईस्टर्न, नागालैंड पता होगा कहाँ है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है नागालैंड, बहुत खूबसूरत राज्य है ना, अपने अद्भुत से कल्चर और जनजातीय कल्चर के लिए जाना जाता है, जहाँ पर एक समय में हेड हंटर्स हुआ करते थे। हेड हंटर्स यानी कि गर्दन काटने वाले लोग हुआ करते थे। आज भी हैं कुछ हेड हंटर्स, और वो किसके गर्दन काटते थे? तो आपस में जब जनजातियों के गुटों में लड़ाई झगड़ा होता था तो उसमें वो हेड हंटर्स काम करते थे।
तो एक आध हेड हंटर्स अभी भी मौजूद हैं जिन्हें सम्मानित किया जाता है वहाँ के फेस्टिवल वगैरह में। तो हेड हंटर्स तो नागालैंड जो है बड़ा ही अद्भुत सा जनजातीय कल्चर वाला राज्य है, बहुत ही सुंदर सा राज्य है। तो वहीं पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया भारत सरकार, नागालैंड सरकार और नागालैंड के फ्रंटियर अथॉरिटी के बीच में 6 जिलों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए और 6 जिलों को 39 कार्यों को लेकर के शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो गृह मंत्रालय के साथ बहुत दिनों से इनकी चर्चा चल रही थी कि हमें स्वायत्तता दीजिए, और उसी के तहत में यह स्वायत्तता 6 डिस्ट्रिक्ट को प्रदान किया गया है। स्वायत्तता का मतलब क्या है? अपने क्षेत्र में नियम कानून बनाना और अपने क्षेत्र में कार्य करना। जिस प्रकार से हमारे संविधान का 6 शेड्यूल जो है ये ATMM मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्थापित करने का, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है 6 शेड्यूल के तहत में। उसी तरह का यह अधिकार है ये 6 शेड्यूल के बाहर के राज्यों में। नागालैंड वो राज्य प्रमुख रूप से है जहां पर यह दिया गया है। 5 फरवरी को भारत सरकार, ध्यानपूर्वक देखिएगा, त्रिपक्षीय यह समझौता है भारत सरकार केंद्र में और नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO के बीच एक क्षेत्रीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जो नागालैंड राज्य के भीतर फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन करने का मार्ग प्रशस्त करता है। और यह समझौता ENPO के लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करता है, जिसमें पूर्वी नागालैंड भारत के पूर्वी भाग में है, नागालैंड का भी पूर्वी भाग जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, उस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्वायत्त और विकास शामिल है। 6 जिलों के लिए स्वायत्त और विकास शामिल है। स्वायत्तता दिया जाएगा और डेवलपमेंट के लिए उनको शक्तियाँ भी दी जाएंगी। समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया, जो क्षेत्र में डेवलपमेंट और इत्यादि चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। नागालैंड कई पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के भागों में अलग देश के मांग क्या उसको कहा था, अलगाववाद, सही शब्द जो है अलगाववाद, अलग देश बनाने की मांग करते थे। UPSC पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी जो आता है उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट को जब पढ़ेंगे तो इतने गुट वहाँ पर हुए, 20 से 25 गुट बने और सबको अलग देश चाहिए था, है ना, और भाग भाग कर बांग्लादेश में चले जाते थे। फिर भारत की सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था, जिसे बांग्लादेश की सरकार ने भी सहयोग किया था और सबको ख़त्म कर दिया मार के। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह की चीज़ें की जाएं। तो अब जो छोटे छोटे काउंसिल की मांग हो रही है वो है कि हम इसी देश के संविधान के तहत में हम अपने ज़िलों में, चूँकि यह जनजातीय एरिया है, हम अपने ज़िलों में अपने प्रकार से शासन करना चाहते हैं। और चूँकि भारत का संविधान इस प्रकार के शासन व्यवस्था को मान्यता देता है, इसलिए इन्हें मान्यता दिया जा रहा है। FNT एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था है। क्या है? तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, ग्रांटिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू 6 डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न नागालैंड। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों को कार्यकारी, विधायी और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करती है, बिना राज्य की सीमाओं को प्रभावित किए हुए, स्टेट की बाउंड्री को बिना टच किए हुए इनको स्वायत्तता प्रदान करती है कि आप अपने एरिया में शासन कीजिए। जिस प्रकार से मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 स्वायत्त जिला परिषद है जो अपने यहाँ पर कानून बनाते हैं और उस कानून के अनुसार अपना शासन करते हैं। यहाँ तक कि भारत के संसद के द्वारा बनाए गए कानून भी इन स्वायत्त जिलों में अपने आप लागू नहीं होते हैं। उस स्वायत्त जिला परिषद राज्यपाल की अध्यक्षता में जब उसको वेरीफाई कर देता है, स्वीकृति देता है, तब जाके भारत का कानून उन स्वायत्त जिलों में लागू होता है। ये अद्भुत शासन व्यवस्था है। अब राग गाओ, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक विधान। एक बोल देने से हर चीज़ सही नहीं हो जाता है। देश की शासन व्यवस्था चलाना बिल्कुल अलग काम है, ठीक है। तो जरा देखिए, सारा राष्ट्रवाद तो हमारा कश्मीर में ही निचल कर रह जाता है। बिना राज्य की सीमाओं को प्रभावित किए यह समझौता क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने, संतुलित विकास सुनिश्चित करने, केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करने पर आधारित होता है। अनुच्छेद 371 को प्रभावित नहीं करता है, जो नागालैंड को विशेष दर्जा देता है। विकास व्यय को जनसंख्या तथा क्षेत्र के अनुपात में साझा करने की यह व्यवस्था करता है। एक छोटा सा एरिया जहाँ पर अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ट्राइबल्स लोग रहते हैं, उनका शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग होगा और अपने हिसाब से वह किन क्षेत्रों में, तो कार्यकारी, विधायी और वित्तीय तीनों हमने सहायता दी है उन्हें,
और वो वहाँ पर काम करेंगे। यही है। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो ट्युएनसांग, मोन, किफरे, लोंगनेंग, लोकनाक और सामाटोर, ये सब जिले हैं वहाँ के। ठीक है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे ज़िलों का नाम पटना हो, बक्सर हो और सारण हो वही हो। देश में अलग अलग भी ज़िले हैं भाई। इनमें से किसी का नाम आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना होगा। नागालैंड का भी नाम कई सारे लोग नहीं जान रहे होते हैं। के लिए एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई है जो 46 विषयों पर, शक्तियों पर विकेंद्रीकृत करती है। 46 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर उन्हें स्वायत्तता दी गई है। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी नागालैंड के 8 मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों का एक शीर्ष निकाय है। 1994 में गठित हुआ और क्षेत्र की मांग का प्रतिनिधित्व भी यह करता है। यह समझौता त्रिपक्षीय है जिसके तहत में इन्हें यह दिया गया है। मिनी सचिवालय भी होगा। FNTA के लिए एक छोटा सा प्रशासनिक केंद्र होगा जिसका नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव करेंगे। ये भी वहाँ पर स्थापित होगा। 371A के तहत में जो भी विशेषाधिकार नागालैंड को मिले हुए हैं उस विशेषाधिकार से अलग यह FNTA को अधिकार दिया गया है। ये सारा कुछ याद रखेंगे। ठीक है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, जिसमें 6 जिलों को मिला करके एक स्वायत्त परिषद बनाया गया है। हमारे संविधान की एक खासियत है गुरु। क्या खासियत है? दुनिया में ऐसा दूसरा कोई संविधान नहीं बना जिस संविधान में इतनी डाइवर्सिटी को अपने अंदर में समेटने की काबिलियत हो। जब भी आपको एहसास हो कि अपने देश में क्या सबसे बड़ी विशेषता है, तो विशेषता यही है कि हमारे पास एक ऐसा संविधान है जो इतना फ्लेक्सिबल है कि इन्हें भी स्वायत्तता दे देता है और देश भी सुरक्षित रह जाता है। जो 2000 से ज़्यादा भाषाओं को, जिसके 22 भाषाएं तो अनुसूची में शामिल की गई हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं, इतने सारे राज्य हैं और उन सब को हम एक संविधान के तहत में शामिल कर लेते हैं। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो इतना शानदार सा परिषद बन पाया और आसानी से बन गया, बहुत दिनों से मांग थी इनकी, वो इसी संविधान में प्रावधान था तभी जाके बन पाया। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या है ये, क्या ये आवश्यक होता है? हाँ, आवश्यक होता है। आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजी साम्राज्य जब भारत में आया तो सबसे पहले सभ्य समाज की जगह पर, सो कॉल्ड सभ्य समाज की जगह पर जनजातियों ने विद्रोह किए थे भारत में। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने नियम, कानून, कायदे, अपने क्षेत्र में प्रवेश सही नहीं लगा। तो आज भी तो वही चीज़ है। तो इसलिए भारत का संविधान इन्हें यह मान्यता देता है कि आप अपने हिसाब से अपने यहाँ पर शासन करें। आप इसी देश के भाग रहेंगे, फिर भी आप स्वायत्त तरीके से शासन कर सकते हैं। तो ये है हमारे संविधान की विशेषता और यही है वो ENPO और भारत सरकार और नागालैंड के बीच में त्रिपक्षीय समझौता, जिसके तहत में FNTA को स्थापित किया गया है। ये हो गया महत्व। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।